Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhiani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश वंस अपॉन अ टाइम लेसन जो कि हमारा लेसन नंबर 6 है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। इससे ही प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी इस लेसन का एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा बता देती हूँ। इस पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यानी लेसन के इन बिटवीन में बेटा जो भी ट्रू एंड फॉल्स फिलअप्स आते हैं, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड इवन कॉम्पोजिशन भी हम कवर करेंगे, यानी नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग जो भी आता है आपकी पर्टिकुलर इस लेसन में उसे हम देखेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड इवन आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स एंड ई बुक्स भी, तो इन्हें आप जो है डिस्क्रिप्शन की लिंक से अवेल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। क्वेश्चन एंड आंसर वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि एग्जाम में जो है हमें यही लिखने के आने हैं। तो आप जो है अपनी बेटा पैनोरामा पार्ट 2 बुक खोल लीजिए। यहाँ पे आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने जो है पेज नंबर भी लिख रखा है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिस इज ऑन पेज नंबर 6161। नाउ ब्रीफली का मतलब हम सबको पता है यार, आपको बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने हैं। वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एग्जैक्ट वाला आंसर आपको देना है। चलिए बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज द ओल्ड वुमन। तो इस लेसन में वंस अपॉन अ टाइम की जो बात है टॉनी मॉरिसन जी ने लिखा है। उन्होंने एक ओल्ड वुमन की कहानी सुनाई है, बूढ़ी औरत की। तो हमें बताना है वो बूढ़ी औरत कैसी थी। तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि वो ब्लाइंड थी लेकिन वाइस यानी कि बहुत ही बुद्धिमान थी वो। The old woman was blind but wise. This is how you answer question and answer in briefly. You don't have to write. आपको बेटा पूरा कहानी नहीं लिखना है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। आपको कब लिखने हैं अच्छे से आंसर्स? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। आई होप दिस इज क्लियर। द ओल्ड वुमन वॉज ब्लाइंड बट वाइज। तो आप जल्दी जल्दी से इनके आंसर नोट कर लो और अगर कुछ मिस हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इज दिस फोकलोर प्रेवलेंट इन वन कल्चर और मेनी। फोकलोर यानी लोक कथा। फोकलोर क्या होता है? लोक कथाओं को फोकलोर कहा जाता है। तो जो लोक कथा यानी वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है जो टॉनी मॉरिसन ने सिखाई है, सिखाई नहीं एक्चुअली सुनाई है, तो वो जो है वो एक कल्चर में थी प्रचलित या फिर बहुत सारे में जो है वो प्रचलित थी। एक में प्रचलित थी यानी सिर्फ एक कल्चर मानता था या बहुत सारे कल्चर उसे मानते थे। तो यार हमको अच्छे से याद है उन्होंने कहा था कि ये जो स्टोरी है आई हैव हर्ड इट इन मेनी कल्चर। हो सकता है किसी कल्चर में एक बूढ़े आदमी की बात हो, औरत की बात हो, कोई भी हो, आदमी औरत कोई भी हो, लेकिन कहानी वही की वही है। सो दिस फोकलोर इज प्रेवलेंट इन मैनी कल्चर्स। प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित, बहुत सारे कल्चर्स में ये लोक कथा चलती है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन। तो याद कीजिए स्टार्टिंग में ही जो हमारे लेसन के बताया था कि ओल्ड वुमन किसकी बेटी थी। तो हमें पता है शी वॉज अ ब्लैक वुमन, है ना, ब्लैक वुमन थी वो। सो द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन इज अ ब्लैक अमेरिकन स्लेव। अमेरिकन ब्लैक मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखो वहाँ पे यानी यहाँ पे वहाँ पे क्या कर रही है मैम यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो देखो इंडिया में भी जैसे ब्रिटिश का शासन था बेटा, है ना, अंग्रेज़ों का, तो वैसे ही उस टाइम पे क्या होता था वाइट्स एंड ब्लैक करके। खैर आज भी थोड़ा बहुत ये रहता है बट अभी की जनरेशन काफ़ी यार बेहतर हो चुकी है जो इन चीज़ों में नहीं मानती है। रेसिज्म या कास्ट, क्रीड, रिलीजन के तौर पे आप भेदभाव करो, मानते तो नहीं है लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है वैसे ही रहते हैं भाई। तो व्हाइट एंड ब्लैक बेसिकली यहाँ किससे मतलब है? स्किन कलर से मतलब है, चमड़े का जो कलर होता है व्हाइट या ब्लैक। तो ब्लैक जो थे वहाँ पे उनके पापा जो थे ब्लैक अमेरिकन स्लेव। अमेरिकन स्लेव यानी अमेरिकियों के एक बंधे थे, मतलब बंधे हुए थे उनसे। स्लेव यानी गुलाम जिसे हम कहते हैं बेसिकली, है ना। सो द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन इज अ ब्लैक अमेरिकन स्लेव। इसको नोट डाउन कर लो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेयर डज द ओल्ड वुमन लिव। वो बूढ़ी औरत कहाँ पे रहती थी? सो द ओल्ड वुमन लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ द टाउन। तो एग्जैक्ट आपको प्लेस की बताया नहीं है नाम, बट ये बोला है कि वो एक छोटे अकेली रहती थी। अलोन यानी अकेली रहती थी छोटे से घर में जो कि शहर के थोड़ा सा बाहर था। हमें पता है ना हमारे शहरों के थोड़े बाहर ही कुछ गांव होते हैं छोटे छोटे, तो वो वहीं रहती थी। सो यू कैन नोट दिस आंसर। ओके कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज हर रेपुटेशन फॉर विजडम। यानी बुद्धिमत्ता में, यानी जब हम ब्रेन की बात करें कि कितनी वो वाइज थी, उनका बुद्धिमान थी, तो इसमें उनकी रेपुटेशन यानी उनकी छवि क्या थी। तो हमें पता है यार लोग उन्हें बहुत ज़्यादा माना करते थे, ऑल्दो वो ब्लाइंड थी लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थी। सो हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज अनक्वेश्चनेबल एंड बियॉन्ड एनी डाउट।
अनक्वेश्चनेबल मतलब क्या है, आप किसी एक ऐसे इंसान को या गुरु को या किसी को भी आप मानते हो, अनक्वेश्चनेबल यानी आप संदेह नहीं कर सकते उनकी बुद्धिमत्ता पे, ऐसा ही। तो उनकी भी जो विजडम थी अनक्वेश्चनेबल थी एंड बियॉन्ड एनी डाउट, यानी कोई भी संदेह उस पर नहीं आता था, यानी लोग जो है उनके आसपास के लोग और दूर दूर तक भी लोग उन्हें बहुत मानते थे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यार छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसमें बहुत टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना है, स्मार्टली वर्क करो और थोड़ा अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज हर पोजीशन इन द नेबरहुड, यानी आस पड़ोस में उनकी पोजीशन का मतलब है कि यार उन्हें क्या दिया गया था, ऐसा मतलब क्या माना जाता था उन्हें। तो हमें पता है एक लाइन बहुत ही बेहतरीन कही थी राइटर ने कि अमंग हर पीपल शी वॉज द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन, यानी वही कानून थी और वही कानून का तोड़ थी। इसका मैं पूरा निचोड़ बताऊं बात का तो ये था कि वो कहना चाहते हैं कहीं भी किसी भी स्टेट में, सिटी में, कंट्री में नियम सब कुछ होते हैं ना, लॉ, लेकिन वो ऐसी लेडी थी कि उनको लॉ से ज़्यादा माना जाता था कि अगर उन्होंने कहा ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो ये गलत है। सो हम इसी को डाल सकते हैं इस पॉइंट में कि अमंग हर पीपल, इफ़ यू टेक एक्सट्रैक्ट, आप जो है लेसन में से लेओगे कुछ लाइन्स तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने एग्जैक्ट लाइन लेसन में से ली है, अमंग हर पीपल शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉ को तोड़ना, वायलेशन ऑफ लॉ। तो वो नियम भी थी और नियम का तोड़ भी थी। The honor she is paid and the respect she is held with reach beyond her neighborhood to places far away, यानी जो उन्हें ऑनर, जो इज्जत, जो पोजीशन दी जाती थी, जो रिस्पेक्ट उन्हें दिया जाता था, वो तो है उनके आस पड़ोस से भी दूर तक, मतलब दूर दूर तक लोग आते थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। ठीक है, सो दिस विल बी एग्जैक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड सम यंग पीपल विजिटर। अब ये मेन कहानी का पार्ट था, कुछ यंग बच्चे जो हैं उनसे मिलने आते हैं, तो उनका पर्पस क्या था। अब हमें पता है कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो गांव में किसी गुरु या कोई ऐसा इंसान होता है ना, उनकी बातों को नहीं मानते थे, उन्हें लगता है ये ढोंग है, उनकी दिव्य दृष्टि और ये सब जो है सब ढोंग है। तो ये जो बच्चे आए थे, ये जो यंग बच्चे आए थे, इनका क्या मकसद था, इनका मोटिव था कि वो उन्हें जो लेडी है उसको गलत और फ्रॉड साबित करें। So the purpose of visit of those young people, देखो यहाँ हमने क्या those यानी उनकी बात कर रहे हैं। The purpose of visit of those young people was their idea to prove the clairvoyance of that lady wrong। अब clairvoyance का मतलब क्या होता है, ये वर्ड लेसन में भी आया था, मैंने आपको तब भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। clairvoyance का मतलब होता है बेटा दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि यानी किसी के पास अपन कह सकते हैं ना कि सिक्स्थ सेंस करके होता है ना, सिक्स सेंस आपने सुना है ना, कुछ लोगों के पास जैसे सिक्स्थ सेंस होता है, तो वैसे ही दिव्य दृष्टि हम कह सकते हैं, छठी इंद्रिय, दैट इज द वर्ड क्लेयरवॉयंस। तो वो बच्चे जो हैं उनका ये दिव्य दृष्टि वाला आइडिया जो ढोंग करती थी उसको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते थे। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द ओल्ड वुमेन नो अबाउट दोज पीपल। वो जो बूढ़ी औरत थी उन्हें उन बच्चों के बारे में क्या चीज पता थी। The old lady was blind and cannot see her visitors. She only knew the motive of those people. तो क्या बताया था लेसन में कि जो ओल्ड लेडी हैं वो अंधी थी और वो जो है अपने विजिटर को नहीं देख पा रही थी कि वो कैसे हैं, यंग हैं या फिर कलर उनका क्या है, कहाँ से आए हैं, जेंडर क्या है, ये सब उन्हें नहीं पता था। लेकिन जो उन्हें पता था, शी ओनली न्यू द मोटिव ऑफ दोज पीपल। यहाँ मोटिव का मतलब क्या है, इरादा, कि वो बच्चे जो हैं उनके पास किस इरादे से गए थे। ओके चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर्स रिप्रिमैंडेड। अब यहाँ रिप्रिमैंडेड अगेन आपके लेसन में से ही वर्ड है। रिप्रिमैंडेड को बहुत ही सिंपली से कहूँ ना तो एक छोटी सी डांट लगाना कह सकते हैं, या फिर जो है पब्लिकली ऑफिशियली बता देना कि बेटा तुमने जो काम किया है वो गलत है। तो उन यंग बच्चों को जो ओल्ड लेडी है उन्होंने किस चीज़ से मतलब गलत साबित किया था, क्या बताया था, ऐसा क्यों हुआ था। So the young visitors were reprimanded for parading their power and the old lady's helplessness. Exact lines from the lesson. मैं कहती हूँ हमेशा इंग्लिश में समझ के कभी कभार लेसन के आप वर्ड्स लिया करो आंसर्स में, अगर आप वो वर्ड्स लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। The young visitors were reprimanded for parading their power. कौन सी पावर, परेड करना क्या होता है, यानी पूरी रैली लेके निकालना कि भाई हम हैं। तो कैसी पावर थी उनके पास कि वो देख सकते थे, और उस ओल्ड वुमेन की हेल्पलेसनेस क्या थी बेटा, क्या लाचारापन था उनका कि यार वो देख नहीं पाती थी। तो वो बच्चे जो हैं उनसे पूछ रहे थे, अगर याद करो स्टोरी याद आ रही है, वो पूछते हैं
कि बताइए हमारे हाथ में जो चिड़िया है, जो बर्ड है, वो लिविंग है या डेड है। अब ये मौकरी करी, उन्होंने मजाक उड़ाया क्योंकि वो बेचारी देख नहीं सकती थी, तो यानी वो अपनी पावर की परेड कर रहे हैं और उनकी हेल्पलेसनेस को दर्शा रहे हैं। तो ये काम जो है उन्होंने गलत किया था, इसलिए जो है ओल्ड लेडी ने उस काम के लिए उन्हें रिप्रिमेंड यानी गलत साबित किया। क्लियर है? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, What does bird and woman signify to the speaker? ये हमारा पूरा लेसन का निचोड़ था कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहती हैं लेखिका कि what does the bird and woman, यानी वो जो बर्ड है और जो वुमेन है, यानी ये जो लोक कथा वो सुनती हैं, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, बर्ड से क्या सिग्निफिकेंस है और वुमेन क्या सिग्निफाई करती हैं। तो क्लियरली अगर जिस को याद हो तो उन्होंने कहा था इन द टर्म्स ऑफ नोबेल लॉरेट द बर्ड रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज। यहाँ पे बर्ड जो है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, लैंग्वेज को दर्शाती है, और वो जो ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत, एक प्रैक्टिस्ड राइटर। सो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं लूँगी क्योंकि प्रीवियस अपन ने वीडियो में देख लिया है, फिर भी जल्दी से बता देती हूँ कि कभी भी बहुत ही खासियत ये होती है लिटरेचर में, जो हम लोक कथाएं पढ़ते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसका बेटा एक मतलब नहीं होता। जैसे यार मैं तुमको मैथ्स बताऊं तो मैं मैथ्स में 2+2 लिखूंगी तो तुम दुनिया इधर की उधर कर दो 4 ही होगा, है कि नहीं। और अगर मैंने साइंस में कोई कंसेप्ट बताया तो वही होगा। लेकिन लिटरेचर में क्या है, यू कांट से एनीथिंग इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि राइटर जब लिखता है ना तो वो एक चीज़ को कवर नहीं करता। उस एक बात से उन्होंने कितनी अलग बात कह दी। वो बात चल रही थी बर्ड की, चिड़िया की, लेडी की, लेकिन उसमें से सार क्या निकाला, यही राइटर की खूबी है कि उन्होंने निकाला वो जो चिड़िया की बात कर रही थी वो एक भाषा, एक लैंग्वेज को दर्शाता है, और जो वुमेन थी वो एक प्रैक्टिस राइटर यानी लेखक या लेखिका को दर्शाता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी बुक के इन बिटवीन में ही फिलअप्स हैं, सो आप जो है बुक को खोल लो भाई। आई होप खोल ही लिया होगा अब तक तो, और यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। What you need to do, complete the sentences on the basis of the unit you have studied. तो जो यूनिट जस्ट आपने पढ़ा है अभी, उसी के बेसिस पे ये फिलअप हैं, तो आपको वर्ड ढूंढ के इसमें पुट करने हैं। सो बिगिनिंग विद नंबर 1, अ डैश दैट जेस्चर्स टूवर्ड्स पॉसिबिलिटी। एक डैश जो है पॉसिबिलिटी यानी उम्मीद की तरफ जेस्चर करता है। सो अ सेंटेंस, यहाँ पे अब जब आप यूनिट पढ़ोगे आपको एग्जैक्ट वर्ड समझ आ जाएगा। अ सेंटेंस दैट जेस्चर्स टूवर्ड्स पॉसिबिलिटी। नंबर 2, द फ्यूचर ऑफ डैश इज योर्स, यानी किसका फ्यूचर आपके हाथों में है, लैंग्वेज का, जिसके ऊपर बात करी गई है। आपको जो है बेटा लेसन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर अच्छे से रीड नहीं करोगे तो आपको ये फिलअप्स नहीं आ पाएंगे। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज अलोन डैश स्केरीनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स। तो यहाँ है लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस, लैंग्वेज ही है जो अकेला हमें बचाता है ऐसी चीज़ों से जिनका कोई नाम नहीं है। The boy will have dash in 3 years, but now he carries a lamp and dash they pass it from dash. तो ये कहानी बातें बता रहे थे, तो उन्होंने कहा था the boy will have gun in 3 years, बॉय के हाथ में जो है एक गन हो जाएगी 3 सालों में, लेकिन अभी तो उसके हाथ में एक लैम्प है, और क्या है, अ जग ऑफ वार्म साइडर। साइडर क्या होती है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जो कि आई थिंक एप्पल से बनती है। एंड दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, यानी वो एक दूसरे को आपस में पास कर रहे थे, जैसे ड्रिंक्स देते हैं ना, तो ड्रिंक्स एक दूसरे को पास कर रहे थे। ठीक है, चलिए। नंबर 5, आई ट्रस्ट यू विद डैश दैट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव डैश। तो मैं जो है तुम पे भरोसा करती हूँ विद द बर्ड। अब यहाँ पे बर्ड का मतलब उनका भाषा से था। दैट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली गॉट इट, बिकॉज आपने जो है सच में उस बर्ड को, यानी उस भाषा की जो मैं बात कहना चाह रही थी, उसे पकड़ लिया है। सो एग्जैक्ट लाइन्स हैं फ्रॉम द बुक, सो जस्ट नोट इट डाउन एज इट इज। चलिए, कमिंग टू नाउ कम्स द मेन पार्ट, जो कि हमारे इन बिटवीन वाले आंसर हो गए हैं। अब जब आपका लेसन खत्म होता है तो आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, इन्यूमरेट द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड वुमेन। ट्रेट्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेट्स मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो क्वालिटी मान लो, या फिर आप कैरेक्टर मान लो, या खासियत। यानी आपको जो लेसन पढ़ा है उसमें ओल्ड वुमन, जो बूढ़ी औरत के बारे में बताया है, तो उनकी क्या क्या बातें, क्या क्या खूबियां बताई हैं, वो आपको आंसर देना है। तो आप क्या करोगे बेटा, पूरा लेसन मत लिख डालना, आप लेसन के कुछ इंस्टेंसेस लेना जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ यहाँ पे वो ओल्ड वुमेन की कुछ कैरेक्टर्स की बात करी जा रही है। जैसे कि देखो भाई, मैंने आंसर डाला है आपके लिए, द ओल्ड वुमन इज ब्लाइंड बट वाइज who is living alone in a small house outside the time। तो आप शुरुआत कैसे करोगे यार, कोई भी आंसर पड़ेगा
तो आपको उसको ना पूरी बात बतानी है शुरुआत से। तो शुरुआत में क्या बताओगे? जो ओल्ड वुमन थी, ब्लाइंड थी, अंधी थी लेकिन वाइज यानी बुद्धिमान थी, हु इज़ लिविंग अलोन, जो कि अकेले एक छोटे से घर में रह रही थी, सिटी के जस्ट टाउन के बाहर ही। शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्लैक अमेरिकन स्लेव्स, वो जो हैं ब्लैक अमेरिकन गुलाम की बेटी थी। शी इज स्पेंडिंग हर लाइफ इन अ मोस्ट सिंपल वे एंड हर रेपुटेशन इज अनडिस्प्यूटेडली फार एंड वाइड फॉर हर विजडम। वो जो है अपनी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल वे में जी रही थी, सादगी से जी रही थी, और उनकी जो रेपुटेशन है उनके आसपास के लोगों में उस पर कोई भी संदेह नहीं था, और उनके बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता था। She had acquired undue honor not only in her neighborhood but even in far away city। उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इज्जत मिली थी, सिर्फ अपने बेटा नेबरहुड में नहीं लेकिन आसपास की काफ़ी जगहों में भी, यानी दूर दूर तक भी, शहरों तक उनकी बातें होती थी। She possesses extraordinary keen insight and is a clairvoyant, यानी उनके पास जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी कीन इंसाइट, यानी जिसे हम दिव्य दृष्टि की बात करते हैं ना, दिव्य दृष्टि, सिक्स्थ सेंस उनके पास था, इंट्यूशन थे, वो चीज़ों को ऑल्दो वो ब्लाइंड थी लेकिन वो समझ पाती थी। The old woman does not feel irritated when some young people visit her and put some questions। और वो बूढ़ी औरत, देखो वो बच्चे आए उन पे इतने अजीब अजीब क्वेश्चन करने लगे, पूछने लगे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं हुई थी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हमने इधर कोट करी हैं। बट अगेन व्हेन यू आर राइटिंग लिटरेचर, सो आई डोंट वांट कि आप ना ऐसा का ऐसा आंसर छाप दो। अगर आपको भी कोई आइडियाज़ आते हैं, इफ़ यू फील कि यार यहाँ हम एक पॉइंट और डाल सकते हैं, सो यू आर वेरी फ्री टू डू इट। आप अपने आंसर थोड़े अपने तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हैव यू रिसेंटली हर्ड अ स्टोरी विच इज़ इंटरेस्टिंग, राइट डाउन इन 100 वर्ड्स। अब यहाँ पे यू की बात है तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देना चाहिए क्योंकि पूरा लिखा है कि आपने अगर कोई स्टोरी सुनी हो, पढ़ी हो, है ना, या फिर आपने कोई मूवी देखी हो, ऐसी स्टोरी देखी हो, उसको जो है आपको 100 वर्ड्स में लिखना है स्टोरी को। उस स्टोरी का सार क्या है, यानी स्टोरी शुरू करके ख़त्म। अब 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको डिटेल में नहीं लेकिन प्रिसाइज कंसाइज तरीके से स्टोरी को पुटअप करना है। तो यहाँ मैंने जो है अभी रिसेंटली अपन ने एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम है गिल्लू, उसकी स्टोरी लिखी है। लेकिन 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 यू ऑल आर फ्री, आपने कोई भी स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर आप बचपन में मम्मी पापा दादा दादी से कोई कहानी सुनते हो, मॉरल स्टोरीज होती हैं कितनी सारी, है ना, तो उनको आप बेटा इसमें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और कोशिश करो अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ओके चलिए, यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे लिखनी है स्टोरी। इट इज़ अ फैक्ट दैट गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रोवाइड्स प्लेजर एंड अ मॉरल लेसन। ये एक फैक्ट है कि अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है बहुत ही सुकून देती है, मज़ा आता है पढ़ने में, और एक मॉरल लेसन भी देती है ना। सच स्टोरी इम्पार्ट्स अ डीप इंप्रेशन विच रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। इंप्रेशन यानी क्या, एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाती हैं। और आई होप आप लोग ये फील कर पाते होंगे कि बचपन में जो हम स्टोरी सुनते थे वो आज तक रहती हैं दिमाग में याद, और उनसे जो मॉरल वैल्यूज सीखी होती हैं हमने, वो भी हमें याद रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे गिल्लू का एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि अपन सबने पढ़ी है यार साथ में। तो गिल्लू रिटन बाय महादेवी वर्मा इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द रियल स्टोरी ऑफ हर लाइफ। आई हैव गॉन थ्रू द स्टोरी इन दी टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट बुक में जो हमारी स्टोरी दी गई है। गिल्लू वॉज अ टाइनी बेबी स्क्विरल, एक छोटी सी गिलहरी थी। It had fallen down from the nest of a tree in her garden and was wounded। वो अपने जो है घोंसले से गिर गई थी, पेड़ से नीचे गार्डन में, महादेवी वर्मा जी के गार्डन में गिरी थी। wounded यानी उसे चोटें आ गई थी। आउट ऑफ हर जेनोसिटी, देखो मैंने यहाँ पूरी कहानी नहीं लिखी है, मैंने कौवे वगैरह कुछ नहीं डाला है, मैंने कितना कंसाइज करके बात को बताया है कि रीडर को जो है इतनी बात पढ़ के भी कहानी समझ आ जाए। आउट ऑफ हर जेनरोसिटी शी ब्रॉट इट इन हर होम एंड गेव इट प्रॉपर नर्सिंग एंड केयर। आउट ऑफ अ जेनरोसिटी यानी उनके अच्छापन है, ये जेनरस हैं वो कितनी कि वो उसको घर पे लेके आई, उसको अच्छे से नर्सिंग की, मतलब सब ऑइंटमेंट वॉइंटमेंट लगाया और उसका ख्याल रखा। शी अरेंज्ड अ फ्लावर बास्केट एज इट्स नेस्ट ऑन द विंडो, और उन्होंने जो है खिड़की पे एक फ्लावर बास्केट लगा के उसका घर भी बना दिया। इट वॉज गिवन डिलीशियस एंड न्यूट्रिएंट फूड लाइक काजू, बिस्किट्स एट्सेट्रा। During the course of her indisposition, he would sit near her head and gently stroke her forehead by its bushy tail। Indisposition का मतलब क्या होता है, ये हम although हमने लेसन में भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है बेटा माइल्ड इलनेस, यानी कभी कभार अपन को छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं ना, जैसे आज अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बुखार सा लग रहा है, तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं लेकिन छोटी छोटी बीमारी। तो कभी भी जो है लेखिका यानी महादेवी वर्मा जी ऐसी बीमार होती थी थोड़ी, तो वो जो गिल्लू है ना वो उनके पास आता था और उनके सर पे हाथ फेरता था, है ना। शी हैड सो मच अफेक्शन फॉर गिल्लू
दैट इट वॉज मोस्ट अनबेरेबल फॉर हर टू लूज इट्स कंपनी। वो इतना प्यार करती थी गिल्लू से, इतना कनेक्टेड थी कि उनके लिए ना अनबेरेबल यानी वो असहनीय था कि वो उसको मतलब ऐसा सोचती भी नहीं थी वो कि गिल्लू कभी चला जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली गिल्लू डाइड इन अबाउट 2 years, है ना। अनफॉर्चुनेटली जो है गिल्लू 2 साल में मर गया, क्योंकि स्क्विरल की अप्रॉक्स लाइफ जो है इतनी होती है, लाइफ स्पैन। इट वॉज ग्रेट शॉक टू हर, बट इट वॉज हर बिलीव दैट ऑन सम स्प्रिंग डे शी वुड फाइंड गिल्लू इन द गाइज ऑफ अ टाइनी येलो फ्लावर। उनको बहुत ज़्यादा सदमा तो लगा था, लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि किसी एक अच्छे स्प्रिंग वाले दिन में, है ना, स्प्रिंग मौसम आएगा, तब जो है वो गिल्लू जो है एक टाइनी येलो फ्लावर के, गाइस का मतलब क्या है यहाँ पे, गाइस का मतलब होता है भेस, यानी किसी का भेस लेके आना। तो यहाँ पे जो है गिल्लू एक टाइनी येलो फ्लावर का भेस लेके किसी ना किसी दिन आएगा, है ना, गाइस वर्ड है। चलो, द स्टोरी इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपैशनेट फीलिंग ऑफ महादेवी वर्मा एंड थ्रो अ लाइट ऑन द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो एंड में मैंने मॉरल भी बताया है, थ्रो अ लाइट, लाइट को ऐसे उठा के फेंक नहीं देना, थ्रो अ लाइट यानी किस चीज़ पे इशारा देता है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कैसे हमें इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए। चलिए, तो दिस वॉज द आंसर। अगेन नॉट टू कॉपी इट ऑल टोटली, अपन को जो है अपने हिसाब से बनानी है स्टोरी, या जो भी आपने स्टोरी सुनी हो और उसके बारे में लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट लैंग्वेज इज क्रूशियल टू अ राइटर? गिव एनी 3 रीजंस। क्या आपको लगता है किसी भी राइटर, किसी भी लेखक के लिए भाषा जो है इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसा क्यों है? तो 3 वजह दो। तो यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। येस, लैंग्वेज इज क्रूशियल टू अ राइटर. It plays a dominant role in taking any decision by him. His course of action and tender sentiments are guided by the concept or general notion of the language. यानी उनके जो भी वो काम करते हैं, सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो जो है लैंग्वेज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। The 3 reasons behind its being crucial may be cited by the following facts. तो 3 वजह मैं बता सकती हूँ, cited यानी इन following facts से ये बताए जा रहे हैं। Number 1, it is language that tells us how to see without pictures. It means we can know the situation of an event or incident through the language even without the help of pictures. तो यानी बेटा भाषा ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे तुम ब्लाइंड हो, चाहे तुम पिक्चर नहीं देख पाओ, लेकिन लैंग्वेज पूरी की पूरी बातें बता देगी, और ये आपको सामने सामने दिख रहा है। यहाँ मैंने कोई पिक्चर नहीं रखी है, आई हैव ओनली रिटर्न द वर्ड्स, और इन वर्ड से ही आप कितनी सारी चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हो, है कि नहीं। और हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी हमने कोई पिक्चर्स तो इतनी रखी नहीं थी। तो आप कैसे समझे बातों को? लैंग्वेज के थ्रू समझे। ओके, दिस वाज वन रीजन। नंबर 2, इट इज़ लैंग्वेज विच हेल्प्स अस टू बिल्ड रिलेशनशिप, यानी रिश्ते बनाने में भी लैंग्वेज बहुत काम आती है। एक आपने लाइन सुनी होगी कि रिश्ते जो बीच में दरार आ जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है, लैंग्वेज बीच में नहीं आती, तो लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यार आप कभी कोई दोस्त बनाते हो, चलो यहाँ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में चीज़ें बताते हो, किसी लैंग्वेज से ही बता रहे हो, तो ऐसे हम एक रिलेशन बिल्ड करेंगे एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। तो लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एंड लास्ट रीजन ले लो भाई, जो कि आपके लेसन से भी मैंने लिया है, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ मेडिटेशन। दस लैंग्वेज इज क्रूशल टू अ राइटर फॉर हिज प्रोफाउंड एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट। यानी मेडिटेशन का मीन है, मेडिटेशन दर्शाता है लैंग्वेज, और जो है प्रोफाउंड एक्सप्रेशन यानी क्या कैसे फीलिंग है उसकी, कैसा हाव भाव है, स्टोरी कैसी कहना चाह रही है, वो सब राइटर जो है लैंग्वेज के थ्रू बता सकता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। Coming to question number 4, quote a few lines from the text which highlights the plight of women and depressed classes. आपको जो है इस लेसन से, इस टेक्स्ट से कुछ लाइंस लेनी है जो आपको प्लाइट बताती है किसकी, वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस की। प्लाइट का मतलब क्या होता है? प्लाइट का मतलब हम ऑलरेडी पिछले लेसन में देख चुके हैं, कंडीशन होता है। कंडीशन कह लूँ या हिंदी में कहो तो हालात, है ना, किसी भी चीज़ का हालात, किसी भी चीज़ की कंडीशन। तो यहाँ पूछा जा रहा है टेल द प्लाइट ऑफ वुमेन इन डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी जो है औरत हैं और डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके कैसे हालात हैं, आपको लेसन के थ्रू बताना है। ठीक है, कुछ आप लाइंस ले सकते हो लेसन से। द फॉलोइंग फ्यू लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट वेरी वेल हाईलाइट द प्लाइट ऑफ वुमेन एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। ओल्ड वुमेन, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, टेल मी वेदर इट इज़ लिविंग और डेड। हमें पता है ये जो यंग बच्चे हैं उनसे पूछ रहे हैं और अपनी शक्तियाँ जो है बता रहे हैं कि हम तो देख सकते हैं और आप देख नहीं सकती हैं। फॉर परेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमांडेड, टोल्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी, मॉकरी यानी किसी का मजाक उड़ाना या इंसल्ट करना, बट ऑल्सो फॉर द स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सैक्रिफाइस टू अचीव इट्स एम्स। ठीक है, तो ये सब लाइन्स लेसन में से ही हैं।
The blind woman shifts her attention away from the assertions of power to the instrument through which that power is exercised. तो वो पावर की बात ना करते हुए उन्होंने ध्यान भटका दिया कि किस तरीके से, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए आप उस पावर को बता रहे हो. बर्ड की बात करी थी, लेकिन बर्ड एक्चुअली में किसे दर्शा रहा था बेटा? लैंग्वेज को. Perhaps what the children heard was, it is not my problem, I am an old female, black, blind. What wisdom I have now is in knowing I cannot help you. The future of language is yours. यानी भाषा का फ्यूचर बेटा तुम लोगों के हाथों में है. मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे ना दिखता है, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस बात में. So tell us what it is to be a woman so that we may know what it is to be a man. What it is to have no home to this place. ये पूरी लेसन की लाइनें हैं. To be set adrift from the one you know. What it is to live at the edge of towns that cannot bear your company. Tell us about wagon load of slaves, how they sang so softly their breath was indistinguishable from the falling snow. How they knew from the lunch of the nearest shoulder that the next job would be their last. So lesson से आप, अच्छा ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी लाइन्स आपको याद हों, तो जो मेन लाइन्स हैं आप उनको नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5. राइट अ पैराग्राफ ऑन अ कैरेक्टर इन द स्टोरी दैट हैज इम्प्रेस्ड यू. तो आपको जो है एक छोटा सा पैराग्राफ राइटिंग करना है इस पूरे लेसन में. जिस भी कैरेक्टर ने आपको इम्प्रेस किया हो या आपको लगता है हाँ यार ये मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ के, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं. तो यहाँ ऑफकोर्स मुझे जहाँ तक लगता है कि इस लेसन की हमारी हीरो या फिर हीरोइन यानी मेन लीड जो थी वो ओल्ड वुमन थी, तो उन्हीं के बारे में लिखा है मैंने. आई लाइक्ड द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड वुमन. आई लाइक हर रेपुटेशन फॉर विजडम which was without fear and without questions. Among the people she was both the law and its transgression. The honor she is paid and the awe in which she is held is reached beyond her neighborhood to places far away to city, where intelligence of rural profits is the source of much amusement. ये rural है ना? तो यानी ये पूरी लाइन्स अगेन लेसन में से है, एक बार पूरा बता देती हूँ क्विकली से. मुझे कैरेक्टर कौन सी ओल्ड वुमन पसंद थी, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता के लिए वो इतनी रेप्यूटेड थी और वो मतलब इतना सिक्स्थ सेंस था उनके पास, लोग उन्हें क्वेश्चन भी नहीं करते थे. वही जो थी लॉ थी और लॉ का तोड़ भी थी, वायलेशन भी वही थी. और उन्हें जो इतना ऑनर मिलता है, सत्कार मिलता है, दूर दूर तक लोग जो है इन्हें जानते हैं. इवन जो पंडित वगैरह हैं दूर के, या फिर आप बोलो चर्च के जो हो गए या कहीं के भी, वो भी जो है उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे. ठीक है, उनके काफ़ी चर्चे थे हर जगह. ठीक है, चलिए अब आ जाओ. लास्ट पार्ट जो आता है दैट इज़ अपना कॉम्पोजिशन. क्वेश्चन आंसर्स यहाँ खत्म होते हैं. कॉम्पोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपके जो जो लेसन में दिया, जैसे इस पर्टिकुलर लेसन में कॉम्पोजिशन नंबर 1 है. यू रिसीव्ड अ प्राइज फॉर राइटिंग स्टोरी. प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग द प्राइज. काफ़ी आसान है यार. आपको स्टोरी राइटिंग पे आपने एक कहानी लिखी होगी, उस पर आपको एक प्राइज़ दिया गया है. आपको जो है आप प्राइज़ लेते हैं, जैसे कोई भी अवार्ड फंक्शन देखा होगा तो एक स्पीच देनी पड़ती है ना, डिलीवरिंग स्पीच है, तो उसके लिए आपको स्पीच राइटिंग करनी है. काफ़ी आसान है. शुरुआत कैसे करनी है भाई? जो भी हो, अब तुम स्कूल में हो तो प्रिंसिपल, टीचर और अपने दोस्तों को थैंक करोगे. तो कैसे शुरुआत करोगे? आर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स. अलग अलग वे भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं पलक मैम ने ये कहा है तो हम भी यही कहेंगे. अरे कुछ भी बोल सकते हो. आपके स्कूल में और भी कोई हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल को नाम देना हो, टीचर कोई पर्टिकुलर टीचर को नाम देना हो कि इन्होंने मेरी मदद की. मेरे डियर फ्रेंड्स लिख सकते हो, माई डियर क्लासमेट्स लिख सकते हो, स्कूल में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. लिख लिया ना, माई डियर फ्रेंड्स चलेगा, कुछ भी चलेगा, स्कूल में, क्लासमेट्स. तो मैंने आइडिया दिया है. ठीक है. नाउ हाउ विल यू बिगिन द स्पीच? पहले थैंक्स करना कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है. सो लाइक आई फील प्रिविलेज्ड to get an opportunity to speak on the occasion of having received a prize for writing a story. मैं बहुत ही privilege feel कर रहा हूँ, बहुत ही खुश और बहुत ही ना रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ कि मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबके सामने बोलने में, और जबकि मुझे ये प्राइज़ दिया जा रहा है स्टोरी राइटिंग के लिए. आई एम प्राउड ऑफ गेटिंग दिस अवार्ड. मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा गर्व है ये अवार्ड लेते हुए. It is also a matter of pride for our school as it was an inter-school competition. और सिर्फ मुझे ही गर्व नहीं है, ये हमारे स्कूल के लिए भी एक गर्व की बात है क्योंकि ये प्राइज़ मुझे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में मिला है. इंटर स्कूल यानी क्या? काफ़ी सारे स्कूल जो हैं आपस में जब कॉम्पिटिशन करते हैं. The headmaster of the school gave a grand tea party in honor of my brilliant success. जो स्कूल के हेडमास्टर हैं उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया जो है चाय की पार्टी दी है भाई. ग्रैंड टी पार्टी इज़ लाइक नॉट एग्जैक्टली चाय की, बट इट्स लाइक चाय नाश्ते की पार्टी दी है उन्होंने इन ऑनर, यानी मेरे जो बहुत अच्छी सक्सेस है उसके लिए.
द मेमोरी ऑफ दिस डे इज स्टिल फ्रेश इन आवर माइंड। और इस दिन की जो मेमोरी है यार, आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया, आपको कभी प्राइज मिला हो, या यार आपकी टीचर ने किसी तारीफ कर दी, तो वो दिन बिल्कुल याद रहता है ना दिमाग में। तो वैसा ही इसी के साथ था। तो इनने कहा द मेमोरी ऑफ दिस डे इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। आप कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जो कभी आपको अगर प्राइज या कुछ अवार्ड मिला हो तब आपने फील किया हो। थैंक यू एवरीवन। नॉट बहुत लंबी लंबी स्पीचेस नहीं लिखनी है यार, तुम्हारा कोई सब सो जाएंगे स्पीच सुनते सुनते। तो प्रैक्टिकल्स ही लिखना कि जिसमें सब बातें कवर भी हो, एंड देन एंड इट ऑन अ गुड नोट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए कमिंग टू नंबर 2, ये लास्ट कॉम्पोजिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? नोटिस राइटिंग है। यू आर स्निग्धा और अमनदीप, आपको नाम दे दिया गया है तो दोनों में इसको एक ले लेना। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रामगढ़वा, रामगढ़वी है ना, हाँ ठीक है, रामगढ़वा है। अब ये आपको स्कूल का नाम भी दे दिया है तो आप अपने हिसाब से कुछ मत लिखना, आपको जो दिया है डेटा तो ही लिखना है ना। स्निग्धा और अमनदीप नाम लेना, स्कूल का नाम भी यही लेना। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। A competition on story is to be organized. Write a notice informing the students about the date and venue of and eligibility for the competition. यानी आपके स्कूल में आप सेक्रेटरी हो भाई कल्चरल सोसाइटी के, हाँ आप ही, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एक नोटिस लिखो। यार स्कूल में पता है ना बुलेटिन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, बाहर लगे होते हैं, तो अब नोटिस लगते हैं, अपन देखते हैं पेपर जाके, तो यही आपको नोटिस राइटिंग करनी है इन्फॉर्म करते हुए बच्चों को। तो अब नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं देखो, हमेशा सबसे पहली चीज़ याद रखो, नोटिस आएगा डब्बे के अंदर, डब्बे के बाहर कुछ नहीं जाएगा। नोटिस राइटिंग इज ऑलवेज डन इन अ बॉक्स। अब कैसा फॉर्मेट होता है देखो, बिगिनिंग विथ, आप सेंटर में क्या लिखोगे, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का या स्कूल का नाम है। सो आपको नाम दे दिया गया है, साइड में नहीं, राइट में नहीं, बीच में, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कॉमा रामगढ़। उसके नीचे आए, उसके नीचे सेंटर में अपन ने लिखा है नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, गलती नहीं की है मैंने, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, NOTICE, पर्पसली लिखा है वो। डन, नोटिस लिखा। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में, डेट लिखोगे। डेट मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश में ऐसे करके मत लिखना, मत लिखना, मत लिखना, बहुत बार ना करा है मैंने। डेट ऐसे मत लिखा करो, क्योंकि कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे होता है फॉर्मेट, पहले मंथ आता है, पहले डेट आती है, तो तभी इंग्लिश जो है इस चीज़ से बचते हैं हम डायरेक्ट लिख देते हैं पूरी डेट, 2 दिसंबर 2020। अच्छा 2022 नहीं, ऐसे 2022 ही लिखना, ठीक है। चलो डन। अब क्या करोगे, लेफ्ट साइड वाला काम हो गया। अब आ जाओ नीचे लाइन पे, बीच में सेंटर में यू विल राइट। अब ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कौन सी बात करी गई है कि कोई शायद स्टोरी का कंपटीशन है, तो आप थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी बनाते हुए, मुझे बच्चे पूछते हैं इंग्लिश में, मैम स्टोरी टेलिंग कंपटीशन आपने लिखा है लेकिन यहाँ तो लिखा ही नहीं है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ। क्या दिया है, अ कंपटीशन ऑन स्टोरी इज टू बी ऑर्गेनाइज, यानी स्टोरी या तो राइटिंग होगा या स्टोरी टेलिंग होगा। अब मैंने क्या कर दिया, स्टोरी टेलिंग कर दिया, उसे स्टोरी बताने वाला कंपटीशन होगा। तो हेडिंग क्या लिखोगे, प्रिसाइज, पूरी कहानी मत लिख देना हेडिंग में। क्या लिखोगे, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। तो तुमको जब सोचो स्टूडेंट्स आके पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, अच्छा स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के ऊपर ये नोटिस है। अब जब आप मैटर लिखोगे, इसे पूरा बॉडी कहते हैं, तो नोटिस में अगेन ये ना पैरा राइटिंग है ना स्पीच है, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। कम अक्षरों में एक्चुअल बात बताते हुए आपको लिखना है। यहाँ पे मत लिखना है हेलो एवरीवन, आई रिस्पेक्टेड ये, थैंक यू, नहीं, आपको इतना करना ही नहीं है। आपको नोटिस यानी आप एक जो बात बता रहे हो, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से प्रिसाइसली लिखा है। नोटिस में कोशिश किया करो कि इसी टाइप से लिखो, है ना, ज़्यादा अपना उसमें चेंजेस मत करना। चलो देखो, द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन इन इंग्लिश ऑन, देखो एक ही लाइन में मैंने आधी चीज़ें कवर कर दी, डेट बता दी, डेट बताना बिल्कुल ज़रूरी है, ऑन 10 दिसंबर, टाइम भी बता दिया 11 AM इन द स्कूल हॉल। तुम थोड़ा खुद ही दिमाग लगाना कि कोई भी यार नोटिस लिख रहे हैं तो लोगों को सारी जानकारी देनी पड़ेगी ना। अब ये सब थी नहीं पीछे, क्वेश्चन में नहीं है, आप खुद बना के लिखो। 2 दिसंबर को मैंने लिखा है नोटिस, तो अब मैंने आसपास डेट कर दी, मैंने 10 दिसंबर डाल दिया। 10 दिसंबर को कॉम्पिटिशन है, 11 बजे है स्कूल हॉल में, ऑल गुड। अब आगे देखो, द स्टोरी शुड बी अ मॉरल वन, यानी मॉरल वैल्यू, जैसे फालतू स्टोरियाँ मत सुनाना है ना, कॉमेडी स्टोरी चल रही है, रोमांटिक नहीं, एक मॉरल लेसन वाली स्टोरी होनी चाहिए। एंड टाइम लिमिट शुड बी मैक्सिमम 15 मिनट्स, टाइम लिमिट भी दी है कि 15 मिनट से ज़्यादा स्टोरी नहीं होनी चाहिए। ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स मस्ट रीच द हॉल ऑन टाइम, और जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको टाइम पे पहुंच जाना है। आप कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहते हो, एक दो चीज़ें की कौन सी क्लास के लिए है वो भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ी, लेफ्ट में ही मैंने जैसे नाम ले लिया स्निग्धा, जो नाम दिया गया है, उसके नीचे क्या लिखोगे, सेक्रेटरी, क्योंकि ये कौन थी, सेक्रेटरी, और उससे नीचे किसकी सेक्रेटरी, कल्चरल सोसाइटी, दैट्स इट।
आई होप इट इज़ क्लियर। नोटिस को बहुत ही प्रिसाइसली, मतलब मैं कॉम्पोजिशन हमेशा कहती हूँ बच्चों को इधर मेहनत कर लो, क्योंकि यहाँ फुल मार्क्स लेके आ सकते हो आप, गलती नहीं होती है यहाँ पे, बस आपको पैटर्न समझना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। और ये चीज़ें समझ आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताया करो, ठीक है, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। चलिए भाई, इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। इसी के नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन देखेंगे इसी पर्टिकुलर लेसन का ग्रामर सेक्शन जो कि आपकी बुक में दिया गया है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम अगेन एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। मेरे इस साइट पे बेटा जितने कोर्स हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।